और अब खबरें विस्तार से। सूबे में आज जेवर एयरपोर्ट पर एमओयू साइन किया गया। लखनऊ में मुख्यमंत्री के निवास से जेवर एयरपोर्ट के संबंध में एक प्रेजेंटेशन किया गया। इस मौके पर सीएम योगी के साथ ही अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रेजेंटेशन के बाद सीएम योगी ने कहा कि राज्य सरकार इस बड़े प्रोजेक्ट को लेकर बेहद शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रही है। वही बात यह भी बताई जा रही है कि ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर इंतजार अब जल्द ही खत्म हो सकता है। सूत्रों के अनुसार अगले महीने अगस्त में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास हो सकता है। माना यह जा रहा है कि 16 से 30 अगस्त के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कर सकते हैं। योगी ने जेवर एयरपोर्ट को लेकर यह भी कहा कि ये एक सपना था। चुनावी मोड़ में यूपी। जी हां, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मलियाबाद के दौरे पर रहे और जिस दौरान नेता राजेंद्र चौधरी उनके साथ मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने कलीमुल्ला के घर जाकर उनसे मुलाकात की। वहीं अखिलेश यादव ने आम के व्यापार को लेकर बीजेपी पर भी निशाना साधा। यहाँ के पेड़ पौधे फल, यहाँ के जितने भी किसान हैं उसी कारोबार पे पूरा काम करते हैं। इधर कोरोना की वजह से बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है और जो सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए किसानों को, वो सुविधाएं सरकार नहीं दे पा रही। दवाइयों में मिलावट, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है दवाइयों में मिलावट बढ़ी है। आम को लेकर के जो सरकार को मदद करनी चाहिए, फल पट्टी है तो जो सुविधाएं देनी चाहिए वो सरकार नहीं दे पा रही है। अगर यहाँ के किसान शिकायत लेकर के भी जाते हैं तो उन शिकायतों का निराकरण अभी तक नहीं हुआ। जो इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात कही। कांग्रेस महासचिव यूपी के 3 दिवसीय दौरे पर है, जिस दौरान आज सुबह प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी पहुंची और यहां उन महिलाओं से मुलाकात की जिनके साथ पंचायत चुनाव के दौरान अभद्रता हुई। दरअसल ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान जिले के पसगवा की रहने वाली अनीता यादव के साथ बदसलूकी हुई थी। वही मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी के गुंडों को सजा मिलनी चाहिए। अनीता से मुलाकात पर प्रियंका ने कहा कि मैं महिला होने के नाते अनीता से मिलने आई हूँ, यहाँ किसी दल के नाते में नहीं आई। ये उनका संवैधानिक हक था, उनका अधिकार था कि वो नामांकन पत्र अपना भरे, चुनाव लड़े, और वो हक उनसे छीना गया है, वो अधिकार उनसे छीना गया है। नामांकन पत्र भरने के लिए गए। आप सोच सकते हैं कि उस समय उनको घेर के पीटा गया, उनकी साड़ी खींची गई, उनके कपड़े फाड़ गए, तो आप सोच सकते हैं कि उन पर क्या बीती। इस तरह से अत्याचार हुआ है, किसी ने रोका नहीं। जिस सीओ ने उनको बचाने की कोशिश की उनको सस्पेंड कर दिया आपने, बाकी अधिकारी जो खड़े थे उनको कुछ नहीं किया। प्रशासन मौन है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ शुक्रवार को हजरतगंज स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठने को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू सहित 3 नामजद लोगों के खिलाफ हजरतगंज थाने में मामला दर्ज किया गया है। इन 3 नामों के अलावा 500 कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि इस एफआईआर में प्रियंका गांधी का नाम नहीं है, जबकि प्रियंका के साथ धरने पर बैठे उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष समेत 3 लोगों पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, बिना अनुमति और बिना सूचना दिए धरने पर बैठने के आरोपों के मामले में यहां उनका नाम दर्ज किया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी में 3 दिवसीय दौरे पर है और जिस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। फिर गांधी प्रतिमा के पास उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में हुई हिंसा और प्रदेश के जंगल राज भय के माहौल के खिलाफ 2 घंटे तक वो मौन रही। लेकिन गांधी प्रतिमा से कुछ कदमों की दूरी पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का माल्यार्पण कर दलित समाज ने इसका विरोध जताया। दलित समाज के लोगों का कहना है कि प्रियंका गांधी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कि कल प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा
गांधी प्रतिमा पर 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया गया। 2 घंटे तक वे यहाँ पर बैठे रहे, लेकिन मात्र 20 कदम दूरी पर हम सबके संपूर्ण देश की श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का मूर्ति पर जब उन्हीं की पार्टी के कुछ वंचित समाज के नेताओं ने यहाँ पर मानवता के कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया था, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा ये जरूरत नहीं समझी गई। वो शहजादी हैं एक परिवार की, उनको ऐसा जरूरत नहीं समझी गई कि वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चित्र पर सभी संपूर्ण देश के श्रद्धेय बाबा साहब के मूर्ति पर आकर यहाँ पर माल्यार्पण कर सके। कि कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी की स्थापना काल से जो उनकी नीति है, ये आज पहली बार नहीं हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी ने सदैव बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया है। फसगवा से लौटने के बाद प्रियंका कांग्रेस कार्यालय भी पहुंची और जहां पर प्रियंका गांधी की अध्यक्षता में एक बैठक का और प्रियंका ने शनिवार को पूर्व जिलाधीशों के साथ बैठक की। इसके बाद कई फेरबदल भी देखने को मिले हैं। राजधानी से बड़ी खबर आपको बताया कि चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने में बीजेपी जुटी हुई है। बीजेपी मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा हुई है। जाहिर तौर पर चुनाव से पहले बीजेपी अपने आप को मजबूत करना चाहती है, हर मोर्चे पर वो मजबूत करना चाहती है खुद को, और इसीलिए महिला मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो संगठन को मजबूत करने के लिए बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है और लखनऊ से ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर महिला मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा कर दी गई है। तो महिला मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा हुई है। जाहिर तौर पर हर मोर्चे पर अपने आप को मजबूत, शक्तिशाली बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए बीजेपी अपने हर क्षेत्र के संगठन को विस्तार देते हुए, ताकि घर घर तक पदाधिकारी पहुंच सके और इसका फायदा पार्टी को मिल सके। बढ़ते आगे, भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक निजी स्कूल में समन्वय बैठक। इस बैठक की अध्यक्षता दत्तात्रेय खुशबोले ने की। बैठक में उत्तर प्रदेश सहित आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए संघ ने कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए निर्देश दिए। आगरा में चोरी और लूट की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही है। आत्मा दौला क्षेत्र के बाद आगरा के कमला नगर से लूट की एक चौंका देने वाली वारदात सामने आई है। इसमें कि सिर्फ 25 मिनट में ही 17 किलो सोने पर बदमाशों ने हाथ साफ कर दिया। 4 लोग 25 पिनर और 17 किलो सोने के साथ 15 लाख से ज्यादा का कैश गायब। जी हाँ, सही सुना आपने, ये सिर्फ 25 मिनट में हुआ कारनामा है। सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट। ना कोई रात का अंधेरा, ना कोई सन्नाटा, बल्कि दिन दहाड़े हुई वारदात है। और इस घटना को अंजाम दिया है 4 हथियारबंद बदमाशों ने। आगरा में मणपुरम गोल्ड लोन के कमला नगर ब्रांच में दिन दहाड़े डकैती हुई है। ब्रांच मैनेजर ने रोते हुए पूरी घटना को बताया कि मारपीट करने के बाद कैसे इस पूरी घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया। हिम्मत से काम दो, पुलिस ने क्या हथियार भी थे उनको? मैनेजर 4 लोगों ने। अच्छा, कैसे एंट्री करी इन लोगों ने, ये बताओ। चलो आप शांत रहो। नकाबपोश में थे, चेहरा पहचान वो तुमसे अच्छा, मतलब मास्क काला रंग का था। ठीक है, सभी किसी नहीं बोल सकता सर, लेकिन जो फर्स्ट टाइम एंट्री हुई थी टाइम वाला कैसे आया था? फर्स्ट टाइम रेड शर्ट में था, जींस पहनी हुई थी, ब्लैक चश्मा और मास्क लगा हुआ था। अच्छा, आपके यहाँ पे गार्ड रहता है कि नहीं? कोई नहीं है सर हमारे यहाँ। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस भी ताबड़तोड़ एक्शन में आ गई।
24 घंटे के अंदर ही मणप्पुरम गोल्ड के ऑफिस में दिन दहाड़े हुई इस डकैती में शामिल 2 बदमाशों को पुलिस ने थाना एतमादपुर इलाके में मुठभेड़ के दौरान आखिरकार पकड़ लिया। और तो और 2 का एनकाउंटर भी हो गया है। हम तो यही कहेंगे कि हमारा काम आधा हुआ है, लगभग रिकवरी भी आधी हुई है, बदमाशों की संख्या भी आधी है जिसपे हम काम कर पाए हैं। और जैसा आपने खुद ही कहा कि 2 से 3 बदमाश अभी शेष हैं, अभी हाफ ऑफ द कैश एंड ज्वेलरी बाकी है जिसको रिकवर करना है। गैंग फिरोजाबाद का है, ये जानकारी हो गई है। गैंग पे अब काम करेंगे, उनके क्रिमिनल हिस्ट्री, उनके एक्म्प्लिस कौन लोग हैं, पुराने किस किस मुकदमों में जेल गए हैं, उस पर हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। जितना डिटेल्स इनके बारे में निकाल सके, प्लस बाकी जो हमारा डिजिटल सर्वेलेंस का तरीका है कि हम एनालिसिस करते हैं, अननोन नंबर्स की वेरिफिकेशंस करते हैं, तो इन सब पे काम करेंगे। और मुझे जल्दी उम्मीद है कि हम बाकी भी गैंग के लोगों को नेस्तनाबूद करेंगे, पकड़ेंगे, उनकी गिरफ्तारियां करेंगे और रिकवरीज करेंगे। लेकिन इस पूरी घटना में एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार मणप्पुरम गोल्ड कंपनी में कोई भी गार्ड क्यों नहीं था। और दूसरी तरफ एक सवाल खाकी की भी नजर कि आखिरकार क्षेत्र में ऐसी लूट की वारदात कब रुकेगी। जनता टीवी के लिए आगरा से प्रदीप रावत और डेस्क से पूजा मोहन पांडे की रिपोर्ट। सावन के महीने से पहले कावड़ यात्रा को लेकर असमंजस बना हुआ है। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर की वजह से कावड़ संघ ने कावड़ यात्रा स्थगित करने की घोषणा की। इसके बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने लोगों से शिव की प्रतिमा बनाकर जलाभिषेक करने की भी अपील की। उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी संत है, उनकी इच्छा भी थी कि एक धारी परंपरा हमारी कावड़ यात्रा है वह पालन हो, लेकिन तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए मुझे लगता है कि कावड़ यात्रा आखिर करना ही ठीक है। और सभी शिव भक्तों से, कावड़ यात्री भक्तों से मेरा एक निवेदन है कि आप लोग संभवतः अपने अपने गांव के जो शिवालय हैं वहां पे गंगा का जल अभिषेक करें अथवा अपने अपने घर में पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके मां गंगा का जल अभिषेक करें। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई भी टोक्यो में खेलते हुए नजर आएंगे। वर्तमान में दुनिया में नंबर 3 खिलाड़ी सुहास को पैरालंपिक में बैडमिंटन के खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने सुहास को पैरा ओलंपिक के लिए चयन किया है। पैरा ओलंपिक का आयोजन टोक्यो ओलंपिक गेम्स खत्म होने के तुरंत बाद अगले महीने जापान की राजधानी में होगा। BWF ने विश्व रैंकिंग और प्रदर्शन के आधार पर BAI और PCI इंडिया को आमंत्रण भेजा है। साल 2007 बैच के IAS अधिकारी सुहास इस समय गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी हैं। पिछले साल मार्च में सुहास को नोएडा का जिलाधिकारी बनाया गया। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण अध्यादेश लागू होने के बाद अवैध रूप से धर्म परिवर्तन के मामले बढ़ गए हैं। हर महीने जबरन धर्मांतरण के कई मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जबरन धर्मांतरण के मामले पश्चिमी यूपी से सामने आ रहे हैं। हाल ही में जबरन धर्मांतरण करवाने के मामले में गिरफ्तार इरफान शेख, राहुल भोला, मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आज धर्मांतरण करवाने वाले उमर गौतम गिरोह के 3 अभियुक्तों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश ATS के द्वारा पूर्व में धर्मांतरण के संबंध में एक बहुत बड़े गैंग का खुलासा किया गया था, जिसमें कुल 5 लोग पूर्व में जेल भेजे जा चुके हैं। उसी के क्रम में इनके 3 अन्य साथियों, जिनका नाम क्रमशः प्रकाश कांवरे उर्फ एडम, कौसर आलम व डॉक्टर अरसलान उर्फ भूप्रिय बंदो को महाराष्ट्र के नागपुर से दिनांक 16/7/21 को देर रात्रि में गिरफ्तार किया गया। लोगों को लालच देकर अन्य धर्मों से इस्लाम धर्म में परिवर्तित कराने हेतु एक पूरा अखिल भारतीय नेटवर्क चलाया जा रहा था।
प्रयागराज में एक प्राचीन मंदिर ने अनोखी पहल शुरू की है। दरअसल कोरोना महामारी ने लोगों की जीवन शैली ही नहीं बल्कि धार्मिक अनुष्ठान और कर्म कांड के तरीकों को भी बदल दिया। इसी की एक झलक प्रयागराज के संगम किनारे प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर में देखने को मिली है। भगवान शंकर की पूजा अर्चना के बाद अब नारियल के प्रसाद के साथ ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पौधे श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में दिए जा रहे हैं। वही मंदिर के पुजारी का कहना है कि महामारी में जैसे ऑक्सीजन की किल्लत सामने आई है, वैसे ये साफ हो गया है कि प्राणवायु ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। लगातार विकास के नाम पे जो पेड़ पौधे काटे गए हैं, उससे कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का जो संतुलन है वो बिगड़ गया है, पर्यावरण असंतुलित हुआ है। तो उसी सबको देखते हुए मनकामेश्वर मंदिर में ऐसा विचार किया गया है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ अभिषेक कराएगा, पूजन कराएगा, उससे एक संकल्प लेते हुए पौधे को वो ले जाए और इसको लगाएं और इसकी जो है रखरखाव करें जब तक ये बड़ा ना हो जाए। इससे कहीं ना कहीं ये जो ऑक्सीजन की कमी आई है वो पूर्ति। कोरोना काल के बाद अब व्यवस्थाएं पटरी पर धीरे धीरे लौटने लगी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जन समस्याओं के निस्तारण के लिए संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित करने के लिए शासन को आदेश जारी कर दिया है, जिसके अनुपालन में जिला प्रशासन ने रोस्टर जारी किया। कोरोना के चलते संपूर्ण समाधान दिवस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बहरीच, मुजफ्फरनगर, संभल, लखनऊ की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो समस्याओं का समाधान निकालने की दिशा में फिर से कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। कानपुर के बिकरू कांड के आरोपी विकास दुबे के भतीजे अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने खुशी दुबे की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। जस्टिस जे.जी. मुनीर की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए कहा है कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या साधारण नहीं है बल्कि जघन्य अपराध था। कोर्ट ने यह भी कहा कि खुशी दुबे अपने बचाव में कोई ठोस दलील पेश नहीं कर सकी है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि बिकरू कांड की घटना समाज की अंतर आत्मा को झंझोड़ कर रख देने वाली है। खुशी को जमानत देना कानून में विश्वास रखने वालों को हिलाकर रख देने जैसा कदम होगा और इसीलिए जमानत खारिज की गई। कानपुर देहात के गांव दुर्गदासपुर में महिलाओं का चौकी इंचार्ज के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए गई थी। आरोपी शिवम यादव पुलिस को देखकर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने जैसे ही युवक को पकड़ना चाहा तभी महिलाओं ने पुलिस को घेर लिया और घेराबंदी करते हुए टीम पर महिलाओं ने हमला कर दिया। चौकी इंचार्ज की वर्दी खींचकर उन्हें गिरा दिया गया। हमले में गंभीर हालत के बाद पुलिस इंचार्ज को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। थाना भोगनीपुर की चौकी पुखराया के अंतर्गत दुर्गदासपुर गांव में चौकी इंचार्ज किसी आरोपी की तलाश में गए थे और उस गांव में पहुंचने के बाद किसी महिला के साथ कहासुनी और झड़प हुई है, जिसका एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें दोनों के मध्य विवाद हो रहा है। इसमें पुलिस का यह कहना है कि जब वो आरोपी की तलाश में थे तो वहां पर एक लड़के के द्वारा पुलिस के साथ बदतमीजी की गई। चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर सचिवालय में आयोजित बैठक के बाद बोर्ड का भविष्य लगभग तय हो गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार इस फैसले को इतनी आसानी से वापस लेने के मूड में नहीं है। बोर्ड की बैठक को लेकर मुख्यमंत्री धामी का यह साफ कहना है कि सरकार की मंशा किसी पर कब्जा करने की नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि बोर्ड के माध्यम से सुविधाएं विकसित करने का जिम्मा अब सरकार का होगा, जिससे कि सभी को इसका फायदा मिल सके। जब तक बोर्ड की बैठक नहीं होगी तब तक हम चिंतन नहीं कर सकते हैं, बातचीत नहीं कर सकते हैं। और उसमें क्योंकि समय आपको पता है कोई भी इनकम नहीं हो रही है तो सारा जो खर्चा है उसको सरकार ही वहन करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास से मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया।
सीएम ने यमुना कॉलोनी भुड़गांव की सुशीला को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट देकर योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अगले 1 महीने के भीतर सभी 6000 गांव इंटरनेट से जुड़ेंगे। वहीं अगले 3 से 4 महीने के भीतर उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहां पर 100% लोगों का कोविड-19 टीकाकरण पूरा होगा। वहीं महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रसव के बाद मां और कन्या शिशु को देखभाल के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। पहले चरण में आज के दिन जो है 16,929 लोगों को इससे आच्छादित किया गया है, उनको लाभान्वित किया गया है और पूरे वर्ष में 50,000 से भी अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ये योजना निश्चित रूप से ऐसे लोग जिनको जो जरूरतमंद है, जिनकी आवश्यकता है, उनके लिए योजना लॉन्च की गई है और आने वाले समय में ये 50,000 तक जो है लोगों को लाभान्वित। देश भर में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी में अनोखा प्रदर्शन कर महंगाई के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्कूटी को रिक्शे पर लाद कर रखा और स्कूटी में पेट्रोल की जगह ग्लूकोज की बोतल लगाकर बढ़ती महंगाई और सरकार के खिलाफ अलग अंदाज में प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। वही कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आज पेट्रोल के दाम 100 रुपए लीटर से ज्यादा हो गए, तो वही दूसरी तरफ डीजल के दाम भी दिन प्रतिदिन आसमान छूते जा रहे हैं। एक तरफ आम जनता महंगाई की मार से त्रस्त है, तो वही दूसरी तरफ वाहनों की हालत बिना डीजल बिना पेट्रोल के खस्ता होती जा रही है। बाइक और स्कूटी पूरी तरह से बीमार हो गए हैं। डीजल पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि बाइक और स्कूटी के पहिए जाम हो गए हैं। वो बाइक और स्कूटी को इलाज की जरूरत है। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के विरोध में और जो हमारी बाइकें खराब हो गई हैं उनको ठीक करने के लिए ग्लूकोज चढ़ाकर रिक्शा में घुमाया है स्कूटी और बाइक को। और मोदी सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं डीजल पेट्रोल और रसोई गैस के दामों को वापस लेने का काम करे। इस महंगाई की वजह से आम जनता का जीना दुश्वार हो गया है। महिलाओं का रसोई का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। जनता त्राही कर रही है और मोदी भक्त चिन्ह का नारा लगा रहे हैं, जिससे देश की जनता के अंदर गुस्सा और आक्रोश पनप रहा है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।